कर जो स्थिति थी वो अब धीरे धीरे सुलझती नजर आ रही है। अच्छी खबर यह है कि ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं, जिसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर जो विवाद था वो कुछ हद तक कम हुआ है। अगर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर कुछ हद तक सहमति बन गई है तो ये दोनों देशों के लिहाज से अच्छी खबर है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग मैदानी क्षेत्रों में टकराव वाले 2 बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह प्रक्रिया 28-29 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि समझौता केवल टकराव वाले इन 2 बिंदुओं के लिए ही हुआ है, दूसरे क्षेत्रों के लिए भी बातचीत चल रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टकराव वाले दोनों बिंदुओं पर गश्त शुरू होगी और दोनों पक्ष यानी दोनों देशों की सेना अपने अपने सैनिकों को हटाकर अस्थायी निर्माण को भी खत्म करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई रक्षा विशेषज्ञ हैं और अभिषेक प्रताप सिंह जो चीन मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सोई सर, जय हिंद सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को अगर देखा जाए तो क्या यह चीन की मजबूरी रही होगी या फिर चीन ने किसी स्ट्रैटेजी के तहत यह कदम उठाया है? देखिए विवेक जी, पहले तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके साथ चैनल में बात करने। काफी प्रोफेशनल बातें होती हैं और शुक्रिया सर। पॉइंट बातें चलती है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों ही बातें यहाँ पे सामने लाई जाएंगी कि मजबूरी है कि भारत का जो स्टैंड रहा वो चीन को समझ में आ गया। जिस प्रकार से जब गलवान कोविड के समय में चीन ने गलवान किया, किस प्रकार से 15 दिन के अंदर हमने 50,000 सैनिक मूव करके मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी, उनको समझ में आ गया कि एक गलत जगह उन्होंने पंगा ले लिया, क्या कहाँ पे इन्होंने गलती कर दी। भारत के साथ इस तरह से अपना आगे बढ़ने की कोई जो विस्तारवादी नीति है वो भारत के खिलाफ नहीं चल सकती है, जो बाकी देशों के साथ साथ वो चला रहे थे। साथ साथ जो भारत की ताकत है आज दुनिया में, जिस प्रकार से हमारा चाहे डिप्लोमेटिक स्टैंड है या जिस प्रकार से आज अब भारत 5th लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन चुका है, 3rd लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखते हुए हमारा ब्रिक में, G7 में, G20 में सभी जगह हमारी प्रेजेंस है। एससीओ में हमारे विदेश मंत्री गए थे, तो चीन को भी समझ में आ गया कि बेहतर रहेगा कि अगर 2 पड़ोसी देश मिलकर रहे तो ये शायद दोनों के लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर ये मजबूरी हो जाती है और एक स्ट्रेटेजी भी है कि चाइना जिस तरह से साउथ चाइना सी में ताइवान के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, उधर बाकी देशों के साथ उलझा हुआ है, तो शायद एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सोच रहा होगा कि मैं इस फ्रंट को सिक्योर कर लूं भारत के साथ बातचीत करके कि यहाँ पर हमारे ट्रुप्स कम हो जाएंगे, कोई डिप्लॉयमेंट कम हो जाएगी और बाकी जगह पर फिर मैं फोकस कर सकूंगा, खासतौर से ताइवान जैसे उनका हमेशा से उद्देश्य रहा है। साथ साथ एक दूसरी स्ट्रेटेजी ये भी है कि उनकी जो इकोनॉमी भी इस समय में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा था, तो उन्होंने हालांकि काफी स्टिमुलस किए थे, तो इसको देखते हुए भी यहाँ कहीं ना कहीं शायद बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। विवेक जी। जी सोई सर, लेकिन मेरी जो राय है या फिर मेरा अगर आप इस पर टेक चाहेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि सर चीन का दिमाग ज्यादातर कोरोना के वायरसेस बनाने, दूसरे देशों को उंगली करने, दूसरे देशों को पोक करने, उकसाने, उनको जबरदस्ती उनके टेरिटरी में घुसने, इन सब में ज्यादा चलता है सर। वो शांति वांति की बात बहुत कम देखते हैं सर। बिल्कुल, 1 मिनट लूंगा इसलिए शायद बाकी अभिषेक जी भी आएंगे जी कि मैं मिलिट्री माइंड से मैं भरोसा नहीं करूंगा। बाकी डिप्लोमेटिक में दुनिया में जो बातचीत होती है, लेकिन अगर मैं अपने गार्ड डाउन कर दूंगा तो कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपा जाएगा। वो आज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है एलएसी की तरफ, सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी सीमा पर डिप्लॉयमेंट है, वहां कमी अगर हमने की तो धोखा खा जाएंगे। विवेक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बात। जी अभिषेक जी के पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, क्या ये जो अक्ल वाली घुट्टी है, क्या ये जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने शी जिनपिंग को पिलाई है या खुद से उनको अक्ल आई है, खुद से आई है? ये तो मुझे लगता है ना रूस ने घुट्टी पिलाई है और ना ही खुद से अकल आई है। जो राजनीतिक घटनाक्रम बन रहे हैं
ग्लोबल पॉलिटिक्स में और क्षेत्रीय राजनीति में, और जी साथ ही साथ जो डोमेस्टिक फ्रंट पर जो चाइना आर्थिक चुनौतियां झेल रहा है, उसके कारण ये स्थिति बन के आई। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही सर, आपका विश्लेषण बताइए सर। इसके तीन चार कारण हैं। पहला कारण एक ये है कि पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में भारतीय कूटनीति, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय देश नीति ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा था कि बॉर्डर पर पीस और ट्रैंक्विलिटी, स्थायित्व के बगैर चीन के साथ कोई बातचीत शुरू नहीं हो पाई। तो जाहिर सी बात है, चीन बराबर कूटनीतिक प्रयास कर रहा था। और आप देखेंगे पिछले 6 महीने में चाइनीज एम्बेसी जो भारत में, उसको ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो वो लगातार बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जारी कर रहा था, एक प्रोजेक्शन देने का प्रयास कर रहा था कि संबंधों में तेजी आए। लेकिन जो भारतीय डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक पोजीशन थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। तो उसमें लगता है कि चीन को ये बात का एहसास हुआ और भारत ने जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया उसका ये परिणाम है कि चाइना कहीं ना कहीं डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ और इस बात पे सहमति बनी। दूसरा कारण एक और है कि जो चाइना का जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी कमजोर हो चुकी है। अगर आप जो चाइनीज सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार जो उनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5% जो से भी कम रही। इसके साथ साथ चाइना से बड़ी संख्या में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो बाहर जा रहा है। तो चाइना एक बार फिर से भारत के साथ एक आर्थिक साझेदारी का प्रयास कर रहा है, या आर्थिक साझेदारी पर बात करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि भारत की अगर हम देखें तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे 2024 को, तो उसमें भारत को कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में आगे ले जाया जाए उसके संदर्भ में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की। मुझे लगता है ये भी डायमेंशन है कि कमजोर आर्थिक परिदृश्य जो चाइना का है तो एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा कि चाइना भारत के साथ एक आर्थिक संबंधों में तेजी लाई, क्योंकि भारत ने वो स्पष्ट कर रखा था कि बॉर्डर पर स्टेबिलिटी बगैर किसी प्रकार की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी नहीं चल पाएगी। और तीसरा कारण ऑफ कोर्स, जैसा कि सर ने कहा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकी इलेक्शन है और अमेरिका चाइना के बीच एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा हम देख रहे हैं। तो हो सकता है हम एक अनसर्टेन एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहां पर क्लियर नहीं हो सकती कि स्थिति कल को क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिकी इलेक्शन के बाद ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो हो सकता है अमेरिकी चीन संबंधों में और तलखी आ जाए। तो ताइवान, साउथ चाइना सी, हांगकांग में आंदोलन, कमजोर घरेलू अर्थव्यवस्था, उसके साथ संबंध, अमेरिका के साथ चुनौतियां, यूरोपियन यूनियन का बार बार चीन को अपने इकोनॉमिक ट्रेड फेयर को बेहतर करने के लिए निर्देश देना, ये सारी स्थितियों ने कहीं ना कहीं चीन को भारत के साथ हिमालयन फ्रंटियर पर एक स्टेबिलिटी लाने के लिए मजबूर किया। और शी जिनपिंग को यह एहसास हुआ होगा कि अगर हम भारत के साथ संबंध को स्थायी कर लेंगे तो चीन के लिए एक कूटनीतिक पहल होगी। इन्हीं सब कारणों से मुझे लगता है कि ये स्थिति बनी है। लेकिन ये डिसएंगेजमेंट है, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला कि चाइना के साथ हमें बैलेंस और डेटरेंस दोनों के संबंध में प्रयास करना होगा, क्योंकि चीन हमारा एक मजबूत पड़ोसी है, निगरानी बहुत जरूरी है। जी, तो क्या ये सोई सर, जैसा कि अभिषेक जी बता रहे हैं, क्या ये भारत के लिए एक गोल्डन विंडो है कि हम अपना स्कोर सेटल कर लें? स्कोर सेटल करने का मतलब कि हम हमारी जो जमीन है लद्दाख में जिस पर विवाद है हम उसको भी एस्केलेट करें, हम अरुणाचल में जो स्टेपल वीजा का मामला है उसको भी एस्केलेट करें, और जहां जहां पर इशू है हम उसको एस्केलेट करके बताएं कि भाई हमारे ये मामला रिजॉल्व कर दो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा कि भारत का बिल्कुल ठीक बात है कि ये कुछ इश्यूज हैं जो लॉन्ग टर्म इशू हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि भारत के अगेंस्ट में ये सारे इश्यूज हैं और चीन कहीं ना कहीं इनको बार बार रीड्स करता रहता है। कई बार अरुणाचल को भी अपना हिस्सा हमेशा मानता रहा, अपने मैप्स में भी वो अरुणाचल को अपना हिस्सा दिखा दिया, जैसे आप बता रहे कि स्टेपल वीजा वाली बात आ जाती है। तो लेकिन अभी जैसा पहले भी स्टैंड रहा है, शायद अभी में इस समय में जो ये हमारी विश लिस्ट है अच्छी रहेगी। मैं ये मानता हूं कि ऐसा हमें करना चाहिए, मौका अच्छा है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है अभी शायद ये रहेगी कि इन बातों को साइड में रखते हुए शायद संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इलाका था, जो LAC पे जो मौजूदा 2020 में जो झगड़े हुए थे और जिस प्रकार से चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति को रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसको हमने नाकाम किया था, उस चीज को रिजॉल्व किया जाए। और ये इशू शायद अभी, जहां तक मैं तो कहता हूं सोई सर जब सॉल्व होगा, अभी लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मार देना चाहिए।
मैं एज ए मिलिट्री माइंड मैं नहीं चाहूंगा इशू जी। लेकिन अगर मैं एक थोड़ी बड़ी पिक्चर को देखता हूँ, जी। एज ए डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखता हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि इन इश्यूज को अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इनको साइड में रख के जी। बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। विवेक जी। जी सर, सोई सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभिषेक